अगर आपको खुद फॉलो अप नहीं करना है तो अतिरिक्त खर्चा 30-35 हज़ार और आता है। अगर 5 एप्लीकेशन करेगा तो पांचों के लिए 35 कितना हो जाता है? 1,70,000 हो जाता है। ओके। रद्दी समझे जाएंगे, रद्दी कागज़ की तरह इस्तेमाल होंगे और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बेचने और खरीदने में दिक्कत होगी। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280000. आज लेते हैं एक मुलाकात एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा जी के साथ। महानगर पालिका में अहम पद पे प्रकाश जी ने काम किया है, सचिव रह चुके हैं, लॉ ऑफिसर रह चुके हैं महानगर पालिका में। तो जब भी ऐसे कुछ कठिनाई होती है किसी विषय के ऊपर सरकारी मामले में, तो हम सर को याद करते हैं। एक और बार जो स्टैम्प ड्यूटी को लेके जो अभय योजना जो सरकार ने एक स्कीम निकाली है साहब, 1 महीना हो गया लगभग, तो हमारे उल्लासनगर शहरवासी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे क्यों, क्या कारण है इसका? नमस्ते शहरवासियों। देखिए, ये जो सरकार की जो अमनेस्टी स्कीम स्टैम्प ड्यूटी अभय योजना जो है जी सर, वो दिल फेंक अभय योजना है और इसमें लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और भरपूर फ़ायदा लेना चाहिए। यह स्कीम जो आई है जनहित में है और लोगों को इसको समझना है और उसका फ़ायदा लेना है। अभी क्या है कि बहुत से लोग अभी तक कन्फ्यूजन और दुविधा में है कि वो इस स्कीम का लाभ लेवे या नहीं लेवे। हाँ। और कहीं कहीं तो नहीं लेने का कारण एक ये है कि इस स्कीम का फ़ायदा लेते समय जो एप्लीकेशन करना है और उसका जो पाठ पुरावा करना है उसमें उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो दिक्कतें आ रही है उनके सामने, वो उससे डर जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वो आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहते। शासन को चाहिए कि जो पिछले समय में 1995 में जिस तरह की अमनेस्टी स्कीम लाई थी वो एकदम सरल और सीधी थी। सही। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मज़ा आ रहा था, तो लोग जल्द से जल्द उसका फ़ायदा ले रहे थे। सही, आपकी बात। अभी पता चला है कि अगर आपको ये स्कीम में जाना है तो कई सवालों का सामना करना पड़ेगा। हाँ। कई सवालों का सामना कैसा है कि पहले तो जब आप जाओगे तो आपको पूछेंगे स्टैम्प पेपर जो आपने लाया है, हाँ, वो आपने किससे लिया। हाँ। तो उसका आपको प्रूफ देना है। अगर आपने नहीं, आपने किससे लिया, आपको उसका प्रूफ देना है। स्टैम्प वेंडर से अगर लिया है तो स्टैम्प वेंडर आपको सर्टिफिकेट देगा कि स्टैम्प पेपर इन्होंने मुझसे खरीदा है। सही। अगर आपने बैंक से फ्रैंकिंग करवाया है तो बैंक आपको अपना बिल देती है कि इतने रुपए का आपने हमारे से फ्रैंकिंग करवाया है। सही। लेकिन उसमें भी उनका एक सवाल है कि बैंक ने एक बार अगर बिल दे दिया फ्रैंकिंग का तो फिर वो पूछते हैं बैंक का फ्रैंकिंग कोड क्या, वो भी जरा लिख के आओ उनसे। अरे भाई, इतनी गहरी जांच करने से क्या फ़ायदा मिलने वाला है? जब उन्होंने बिल दे दिया तो काफ़ी है। सही। उसके बाद फिर अगर आपको पूछेंगे कि भाई आपने इसमें जो पेमेंट की है जिस साल में, उस साल की पेमेंट का प्रूफ लाओ, या तो बैंक स्टेटमेंट ऑथेंटिकेट करके लाओ या बैंक का पासबुक लाओ। सही। अगर बैंक का पासबुक लाओगे तो 1980 से लेके 2000 तक जो स्टैम्प पेपर है, उस समय जो बैंक का पासबुक रहता था, जो बैंक खाता खोलता था उसके पास ही रहता था और वो मैनुअल प्रोसेस था। हाँ, हाथ से लिखा जा रहा था।
आपके जैसा वो कंप्यूटराइज नहीं था जो सेव्ड हो। तो कई लोगों ने वो जो पासबुक है फेंक दिए हैं, और अगर आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक बोलेगा कि हमारे पास इतना पिछला रिकॉर्ड है नहीं, 20 साल के बाद हम रिकॉर्ड ज़्यादा रखते नहीं, और 20 साल के बाद वो रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो पुरावा तो उनको मिलना मुश्किल हो गया है। तो कहीं तो बैंक भी बंद हो गए तो वो उनको कोई प्रूफ देने को तैयार नहीं। तो ऐसे हालत में ये पुरावा कहाँ से आएगा? फिर एक दूसरा उनका सवाल रहेगा कि भाई आपने अगर जिस साल ये लिया है उसमें इनकम टैक्स रिटर्न में आपने ये दिखाया है क्या? इनकम टैक्स रिटर्न में अगर दिखाया है तो प्रूफ दो। अभी वो प्रॉपर्टी जो 20 साल पहले पूर्वजों ने ली या बड़े बुजुर्गों ने ली, उसका इनकम टैक्स रिटर्न कहाँ है, कैसा है, वो कैसा खोज पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। ये तो मुश्किल सवाल है, लेकिन वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई तो क्या हुआ? कितनी नहीं कोशिश कामयाब होगी। उसके बाद फिर आपको जब आप एक एप्लीकेशन लेते हो, एप्लीकेशन के साथ आप एक एफिडेविट लेते हो। एफिडेविट में क्लियर लिखा रहता है कि जो मैं कागज़ दे रहा हूँ वो पूरी तरह से सही है, कोई भी गलत कागज़ नहीं है, मैंने शासन के साथ कोई धोखा नहीं किया। अगर मैंने शासन के साथ धोखा किया है तो वो दंड के पात्र रहेंगे। और उनके एफिडेविट में लिखा हुआ है कलम 26 और 62 प्रमाणे त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यात येईल। तो जब आप एफिडेविट ले रहे हो, एक खातरी ले रहे हो, जो पब्लिक सर्वेंट के सामने कोई अगर एफिडेविट करता है तो अगर वो गलत एफिडेविट करता है तो गुनाहगार बन जाता है। ऐसा कोई गुनाह करना नहीं चाहेगा, कोई नहीं कहेगा। तो एफिडेविट को फेस वैल्यू पे लेना चाहिए अगर पुरावा नहीं है तो। तीसरी बात, अगर आप उसके पास जाते हो कि भाई हमारे पास ये नया स्टैम्प पेपर किससे खरीदा, जैसे कि मेरे पिताजी ने स्टैम्प पेपर खड़ा है, उसमें लिखा हुआ है स्टैम्प वेंडर उल्लासनगर फायर तहसीलदार ऑफिस। अभी उधर उस समय जो थे वो एक छाबड़ा, गोपाल छाबड़ा थे, एक चांगलानी साहब थे जी, वो लोग बेचते थे। अभी चांगलानी साहब गुजर गए, उनके बच्चों ने वो लाइसेंस सरेंडर कर दिया, गोपाल छाबड़ा भी नहीं रहे। तो उसके बाद अभी उसको जो अगर हमको वेरीफाई करवाना है तो किससे वेरीफाई कराएं? सही बात है। तो फिर इनका कहना है कि जो आप जहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो डॉक्यूमेंट की, वहाँ पे वो लोग जो स्टैम्प वेंडर है वो अपने रजिस्टर्ड सरेंडर करते हैं, उनके पास वो रजिस्टर्ड पड़े हैं, उनमें से आप एक जेरॉक्स निकाल के उसके ऊपर सर्टिफाइड करके लाओ कि ये जो सीरियल नंबर है वो हमारे रिकॉर्ड पे है स्टैम्प का, पेपर का। वो तो असंभव है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये मतलब लंबा प्रोसेस होते जाने का, लंबा प्रोसेस करने के लिए है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, तो लोग जो है आसानी से वो काम करना नहीं चाहते, क्योंकि परेशानी तो कोई झेलता ही नहीं यहाँ पे। सही है। तीसरी बात ये है कि अगर आप खुद नहीं करो एप्लीकेशन तो आपको किसी एजेंट को अप्रोच करना पड़ता है, या किसी बॉन्ड राइटर को, या बॉन्ड राइटर को। अभी जैसे अप्रोच करोगे तो वहाँ पे तो पहले तो 5,000 रुपया लेते हैं कि एप्लीकेशन आपको करके देंगे, ऑनलाइन लोड करके देंगे, सही, और बाकी पेपर्स लेके आपको खुद बाकी उसका फॉलोअप करना है। हाँ। अगर आपको खुद फॉलोअप नहीं करना है तो अतिरिक्त खर्चा 30-35 हज़ार और आता है। तो ऐसे में आदमी एक डॉक्यूमेंट को क्लियर कराने के लिए 30-35 हज़ार अगर खर्चा करेगा तो बात पसंद नहीं करते। और कई केसों में तो ऐसी हालत है कि आपको देखना पड़ेगा कि एक प्रॉपर्टी 5 बार ट्रांसफ़र होगी तो 5 एप्लीकेशन उनको करना पड़ेगा। अगर 5 एप्लीकेशन करेगा तो पाँचों के लिए 35 कितना हो जाता है? 1,70,000 हो जाता है। ओके। तो 1,70,000 क्यों कोई भरेगा? तो ऐसे हालात में मेरा सबसे यही निवेदन है कि भाई अगर आपको पैसा भरने की शक्ति नहीं है तो आप खुद ऑनलाइन एप्लीकेशन लोड करो, लोड करके उसके बाद डॉक्यूमेंट जो है उसके साथ स्कैन करके भेजो, स्कैन करके भेजो, और उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट की कमी होगी या त्रुटि होगी वो आपको कॉल करेंगे, और उसके कॉल करने के बाद आपको जो अवेलेबल है डॉक्यूमेंट उनको देने की कोशिश करो। उसके बाद भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं रहने तो उनके पास फाइल रहने दो, जब क्लियर होगा तब देखेंगे। और मेरा तो ये कहना है कि सभी को 1980 से लेके 2000 के जो स्टैम्प पेपर है या 2000 से लेके 2020 तक है, किसी को भी 31 जनवरी के बाद एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए। अच्छा, सभी को जो करना है 31 जनवरी से पहले करें। अच्छा, 31 जनवरी से पहले करेंगे तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा जो है उनको मिलेगा। 31 जनवरी के बाद जाओगे तो फायदा घटता जाएगा। फायदा अगर घट गया तो आपका कोई मतलब नहीं है फिर उसको एडजस्ट करने में या उसको प्रेजेंट करने में।
तो आप आखिरी डेट 31 जनवरी समझ के चलो, और भरपूर फायदा लेने के लिए 31 जनवरी से पहले यहाँ एजेंट के थ्रू आपको करना है तो करो, या ऑनलाइन करो, खुद ही कर दो। एप्लीकेशन ऑन रिकॉर्ड 31 जनवरी से पहले आना चाहिए आपका, तो आपको जो फायदा है 31 जनवरी तक जो फायदा है वो मिल पाएगा, और आपको ये करना चाहिए किसी भी हालत में। अब इसकी बात जो है कि जो गलतियाँ हैं या दिक्कतें हैं या आपको मुश्किलें हैं, उसका सामना भी हम करना चाहेंगे। तो ये जो है ख़ास तौर पे सरकार को इस बातों पे ध्यान देना होगा कि जिस तरह से 1995 के तर्ज पे अगर ये स्कीम लागू की तो इससे भरपूर फ़ायदा होगा, और जो राज्य शासन का जो ट्रेजरी है वो भर जाएगा। लेकिन अगर ये किंतु परंतु या दिक्कतें जो बीच में आ रही हैं, उसके कारण जो रुकावट आ रही है, उसके कारण आपका स्कीम का जो यश है वो समाप्त हो जाएगा, और सरकार को रेवेन्यू भी नहीं आएगी इस विषय में। सरकार को रेवेन्यू भी नहीं आएगी। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाना चाहिए क्योंकि जो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है 10 रुपये के स्टैम्प पे या 20 रुपये पे या 100 रुपये या 500 रुपये पे, वो केवल रद्दी कागज़ है जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। सही। यहाँ उसके ऊपर गवर्नमेंट की मांग की हुई स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी जाती। सही। अगर आप इस पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरते, आगे जाकर सरकार ने कोई सख्त रुख अपनाया तो ये आपके रद्दी कागज हो जाएंगे, और इसके कारण आप किसी को प्रॉपर्टी ना ट्रांसफ़र कर पाओगे ना बेच पाओगे, और अपना और अपने बच्चों का जो भविष्य है असुरक्षित कर रहे हैं। और मतलब सरकार उस पर कब्जा भी कर सकती है आगे भविष्य में, कब्जा भी कर सकती है। तो आपको अगर मौका मिला है तो उसको आप दोनों हाथों से लो, और उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए, और ये जो स्कीम का लाभ है लेना ही चाहिए, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। साहब एक छोटा सवाल, आपने जैसे कहा कि जैसे 35,000 अगर एक ट्रांजैक्शन भरना पड़ता है, तो अगर समझो किसी ने 2-3 बार रीसेल किया होगा उसको उतनी ही बार उसको 35,000 भरना पड़ेगा। जैसे हमने अभी हाल ही में हमने अजीत गांधी जो बॉन्ड राइटर है शहर के, उनसे हमने जब मुलाकात ली थी तो उन्होंने कहा था कि जो लास्ट जो बायर है जिसके आपने पोजीशन है, खाली उसको ही खाली स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, बाकी जो उसके पहले जो ट्रांजैक्शन है उनको भरने की ज़रूरत नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी तो यहाँ पे किसी को भरनी नहीं है। अगर 1 से 1 लाख तक स्टैम्प ड्यूटी है, किसी को भरनी। हाँ, ये जो 35,000 रुपये वो जो आप बोल रहे हैं जो खर्चा आएगा, जो खर्चा है वो आपको महंगा पड़ेगा। बाकी तो स्टैम्प ड्यूटी 1 से 1 लाख तक ज़ीरो है, पेनल्टी भी ज़ीरो है। तो आपको कुछ नहीं भरना है, फ्री में आपको लाभ मिल रहा है। लेकिन ये क्या है, समझो 5 ट्रांजेक्शन हो गई, आप 5 लोगों को सेल किया तो 5 लोगों के नाम से एप्लीकेशन होगा, करेगा भले वो अंतिम जो परचेजर रहेगा वो करेगा, लेकिन 5 के नाम से अलग अलग उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो 5 का जब तक डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होगा तब तक आगे का आपका रास्ता खुलेगा नहीं। और दूसरी बात ये है कि आप सोच लो, ये अगर आप स्टैम्प ड्यूटी जो भरते हैं, पहले जो स्कीम आया था उसमें क्लियर एक उन्होंने रास्ता दिया था कि स्टैम्प ड्यूटी भरने के बाद डीड ऑफ डिक्लेरेशन जाके आप रजिस्टर करवाएंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में। लेकिन अब इस स्कीम में यह स्पष्ट नहीं है कि डेफिसिट स्टैम्प ड्यूटी भरने के बाद आगे हमारा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं। ये सवाल है शासन के लिए, उसको उस सवाल का जवाब देना होगा। क्योंकि अगर आप डेफिसिट स्टैम्प ड्यूटी भरते हो और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो फ़ायदा क्या। और दूसरी बात यह है कि अगर इस कारण अगर हमारा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। और दूसरा एक कारण है कि हमारा स्टैम्प ड्यूटी भरने के बाद भी आजकल जो प्रॉपर्टी कार्ड कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर उस प्रॉपर्टी कार्ड अब तक निकला हुआ नहीं है, जब तक वो प्रॉपर्टी कार्ड आप निकालोगे नहीं तब तक वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाएगा भी नहीं। आपको लगता है साहब जो टाइम जो दिया है सरकार ने, जितनी हमारे शहर के ना कंक्लूजन है, कंफ्यूजिंग है कि ये पेपर क्लियर नहीं है किसी अर्थ में, प्रॉपर्टी कार्ड का अभी आपने कहा जिक्र लिया, और काफ़ी लोगों के पास में स्टैम्प ड्यूटी ये वो भी मतलब स्टैम्प पेपर के बिल की जो त्रुटियाँ हैं, तो ऐसे काम टाइम छोटा दिया है और उसके वजह पेपर वो काफ़ी ज़्यादा दिया है। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि शहरवासी इतना इसका लाभ ले सकेंगे। देखो, समय भले कम दिख रहा है, समय कम है, लेकिन जिसको स्टैम्प ड्यूटी भरना है तो जिसको जितना कम समय ज़्यादा देंगे उतना वो लेजीनेस रखेंगे। तो जहाँ समय कम रहेगा तो जल्दबाजी में वो जो कर देंगे काम और जल्द से जल्द पैसा भरेंगे। अगर चाहिए तो शासन को बाद में वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 महीना नहीं 4 महीना दिया। पहले 2 महीने में आपको फुल छूट दिया है और दूसरे 2 महीनों में आधी छूट कर दी है। तो आपको जो छूट का लाभ लेना है तो ये क्या है कि जब आपको एक सेल लगती है तो कुछ पीरियड के लिए लगती है। ये सेल है। ये सेल है।
सरकार की तरफ से डिस्काउंट जो आ रहा है, सेल है, उस सेल का आपको उस पीरियड में फ़ायदा लेना है। आपको यहाँ के हक करके क्लेम नहीं करना है। आपको जो समय दिया है वो शासन ने सोच समझ के दिया होगा। बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा अभी मैं आपको ये और बात बता दूं कि अगर आपको लगता है कि एजेंट आपसे पैसा ज़्यादा मांग रहा है और आपकी वो भरने की शक्ति कम है या आपको इरादा नहीं है देने को, तो आपको क्या करना है, मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन आपको जाके आपको ये पहला एक चेक लिस्ट है, उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं वो आपको टिक करने हैं और नीचे साइन करना है अपना। उसके बाद ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे 5 रुपए का स्टैम्प लगाने का है और एप्लीकेशन की जितने डिटेल्स है आपको सब भरना है। उसके बाद फिर आपको एक एफिडेविट है कि आपने जो एप्लीकेशन वगैरह दिया है उसमें कोई गलती नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई हमारी तरफ से नेक इरादे का सिवाय और कोई अलग इरादा नहीं है। हमने नेक इरादे से दिए और आप उसके हिसाब से ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये झूठा नहीं है। और चौथा है, अगर आप खुद नहीं करते हो तो किसी को ऑथोराइज भी कर सकते हो, उसको अथॉरिटी लेटर दे के आप दे सकते हो। तो जिनको डॉक्यूमेंट्स में कमी है या उनको और कोई दिक्कत आ रही है, कम से कम आजकल के बच्चे जो हैं सबके पढ़े लिखे का डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो ऑनलाइन इंग्लिश में एप्लीकेशन भी है, मराठी में भी है। तो एप्लीकेशन कम से कम आप लोड कर दो। बाद में उनका नोटिस अगर आपके पास आएगा कि ये डॉक्यूमेंट कम है या आपको खुद लेके जाना है, अगर वो बोलते हैं डॉक्यूमेंट कम है तो आप उसका अरेंजमेंट कर सकते तो देना, अगर नहीं कर सकते तो जितने आप उतना सुपुर्द कर देना उनको। उसके बाद उनकी जवाबदारी रहेगी कि आपको रिजेक्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट करने का सवाल कम उठता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रेडी रेकनर का रेट रहेगा, अगर स्टैम्प ड्यूटी की कि आप कोई एविडेंस नहीं देते हो स्टैम्प पेपर का, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 तक अगर भी आपका स्टैम्प पेपर का वैल्यू पकड़ा तो आपका स्टैम्प ड्यूटी 1 लाख से ज़्यादा नहीं आने वाला है। क्योंकि किसी का प्रॉपर्टी वो टाइम पे 15 लाख से ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वो टाइम पे जो प्रॉपर्टी के रेट से बहुत कम थे। 2001 के बाद से लेके 2020 तक जो है उनको शायद दिक्कत आ सके कि उनके रेट्स भरे थे, लेकिन फिर भी आपको ये मौका नहीं छोड़ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन में भर दो, बाकी जो कमियां हैं धीरे धीरे हम पूरी करेंगे। वो तो मांगते रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स हम देते रहेंगे और उसका फ़ायदा लेना चाहिए। एप्लीकेशन करना मत भूलना और ये चांस मत छोड़ना। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके आगे चल के ये डॉक्यूमेंट्स रद्दी समझे जाएंगे, रद्दी कागज़ की तरह इस्तेमाल होंगे और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बेचने और खरीदने में दिक्कत होगी। और इसके अलावा आप अपना भविष्य और बच्चों का भविष्य जो है खतरे में डाल देंगे। बहुत अच्छा लगा प्रकाश जी से इस बारे में जानकारी लेते हुए। मैं सभी शहरवासियों को कहूँगा कि अगर ये पेपरों की अगर किसी को भी अगर आवश्यकता है, हम PDF बना के अपने पास रखेंगे, जिनको भी चाहिए। पिछली बार भी हमने काफ़ी लोगों को वो पेपर्स उपलब्ध कराए थे। जिनको भी चाहिए हमें संपर्क करके और हमसे ये पेपर ले सकते हैं। हम PDF बना के रखेंगे, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सरकार से जाते थे एक निवेदन है महाराष्ट्र सरकार से कि साहब जो त्रुटियां हैं, जो छोटी छोटी जो बिल के अपना बिल चाहिए उनको स्टैम्प पेपर का या ट्रांजैक्शन चाहिए बैंक की, ये सब हटा दें तो क्या थोड़ी आसानी हो जाएगी शहरवासियों को अपने आप को संवारने और सुधारने में। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।